गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं मैथ के एक नए लेसन के साथ आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ और इस लेसन का नाम है घातांक। घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट या पावर भी कहते हैं। बच्चों, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा ज़रूर होती है कि आखिर हम ये क्यों सीख रहे हैं और इसको सीखने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही जब मैं घातांक की शुरुआत कर रही हूँ तो आपको इस लेसन को पढ़ने में और भी मज़ा आएगा जब आप इससे जुड़ी एक स्टोरी सुन लेंगे कि कैसे घातांक का जन्म हुआ। घातांक के जन्म की कथा बहुत ही मज़ेदार और आश्चर्यजनक है। आप सब ने शतरंज खेल का नाम सुना होगा। मैं इस बोर्ड की तरफ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस बोर्ड में चेस की तरह, शतरंज की तरह 64 खाने बने हुए हैं। एक सम्राट था, उसने अपने राज्य में घोषणा करी कि कोई नया खेल खोज के लाए और जो भी कोई नया खेल खोजेगा और वो मुझे पसंद आएगा तो उसे मैं उसका मनचाहा इनाम दूंगा। बहुत से लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में एक व्यक्ति राजा के पास आया शतरंज का खेल लेके और उसने राजा को शतरंज के खेल के विषय में समझाया कि इस खेल की क्या विशेषता है, ये दो लोग के बीच में किस तरह खेला जाता है, और उसने राजा को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने उसके साथ खेल खेला और वो बहुत ही प्रभावित हुआ। प्रभावित होकर के उसने कहा कि अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ कि तुम अपना मनपसंद इनाम मांग लो। जिसने शतरंज खेल का आविष्कार किया था वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ये तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि शतरंज खेल बहुत दिमाग का खेल है। उसने कहा, राजा, अगर आप मुझसे खुशी हैं तो ज़्यादा नहीं, मुझे अपने शतरंज के 64 खानों के बराबर चावल दे दीजिए। एक बार सुन के राजा को लगा कि ये आदमी एकदम मूर्ख है क्या, अपने शतरंज के 64 खानों के बराबर चावल। फिर उन्होंने कहा कि तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें पता भी है, तुमने इतना बुद्धिमानी का काम किया है और तुम 64 खानों के बराबर चावल मांग रहे हो, ये कौन सी बड़ी चीज़ है। उसने कहा, राजन, मेरा पूरा उत्तर तो सुनिए कि मैं क्या मांग रहा हूँ। अब यहीं से इस लेसन की जुड़ाव की कथा प्रारंभ होती है, जो लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, घातांक। उसने कहा, महाराज, मेरी मांग ये है, मेरी डिमांड ये है कि मेरे शतरंज के खेल के बोर्ड में 64 खाने हैं। ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके प्रत्येक खाने में आप एक खाने में जितना चावल रखेंगे उसका ठीक दुगना उसके दूसरे में, उसका दुगना तीसरे में, उसका दुगना चौथे में, और इस प्रकार दुगना करते करते 64 खाने तक आपको पहुँचना है। अब भी राजा उसकी इस चालाकी को समझ नहीं पाए। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, उसमें क्या है, चलो करते हैं। तो राजा ने क्या अपने कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि ठीक है भाई, चावल लाया जाए राजमहल में जो रखा है। उनके कर्मचारियों ने चावल लाना शुरू किया। तो पहले खाने का नंबर था 1, उसमें 1 चावल का दाना रखा गया। शर्त के अनुसार दूसरे खाने में दूना यानी 2, तीसरे में दूने का दूना 4, फिर उसका दूना 8, फिर उसका दूना 16, फिर उसका दूना 32, और ऐसे करते करते जब 17वें खाने पर पहुंचा, ये मैंने जहाँ स्केल रखी है 17वां खाना है, 17वें खाने पर जब पहुंचे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो पूरा चेस बोर्ड भर गया, और उसमें जो चावल के दानों की संख्या आई वो थी 65,536। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, पर उसे अपना वादा तो पूरा करना ही था। उसने हिम्मत करके आगे चावल के दाने भरने शुरू किए, और मेरी स्केल जैसे आप देख रहे हैं 23वें खाने पर पहुंची। 23वें खाने पे पहुंचते पहुंचते तो राजा का और आश्चर्य बढ़ गया, उसका पूरा कमरा भी चावल से भर गया। राजा ने और हिम्मत की, आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो 42वें खाने पर पहुंचा, 42वें खाने पे पहुंचते पहुंचते राजा का पूरा महल चावल से भर गया। अब राजा तो आश्चर्य में पड़ गया और राजा को लगा कि उसने बहुत महंगा सौदा कर लिया है। उसने शतरंज के आविष्कारकर्ता के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे 64 खाने तक के चावल की डिमांड को पूरा कर सकता हूँ।
क्योंकि मेरे राजकोष में जितना चावल था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया, और मुझे लगता है कि पृथ्वी पर खेती करने योग्य जितनी भूमि है उस पर कई वर्षों तक खेती की जाए तो शायद तुम्हारे इस डिमांड को मैं पूरा कर सकूं, इसलिए तुम जो चाहो वो मांग लो। वो व्यक्ति अपनी मांग पर शर्मिंदा हुआ और उसने राजा से माफी भी मांगी। उसने कहा, राजन, मैं लालची हो गया था और मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बुद्धिमत्ता पूर्वक इस खेल को खोजा तो, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि के दुरुपयोग से आपसे गलत वस्तु मांग ली, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बच्चों, इस तरीके से घातांक का जन्म हुआ, और इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे दाईं तरफ देखिए, 17वें खाने में चावल का जितना दाना था 65,536, उसका मैंने लघुत्तम समापवर्त यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर लिया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो है संख्या 2 से बार बार कटता चला जा रहा है। तो ये कुल कितनी बार कटा है, ये 16 बार कटा है, यानी 2 को 16 बार गुणा करते चले जाएं तो 65,536 संख्या आ जाती है। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या है, 2 का गुणा 16 बार करना पड़ता है, तब जाके हमें 65,536 मिलेगा। तो अनुमान लगाइए कि 64वें खाने तक पहुंचने के लिए इस 2 को न जाने कितनी बार गुणा करना पड़े। इसका हम अनुमान अभी नहीं लगा सकते और हम लगा भी नहीं रहे। कहने का सारांश ये है कि जब हमको बहुत बड़ी संख्या का प्रयोग करना पड़ता है तो हम घातांक का प्रयोग करते हैं, जिससे हम बड़ी संख्या को छोटे रूप में दिखा के अपने प्रश्नों को हल कर सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 2 को 16 बार गुणा किया गया है, एक ही संख्या को 16 बार गुणा किया गया है। तो एक ही संख्या को बार बार गुणा करने को ही हम घातांक कहते हैं। इसी विधि का प्रयोग घातांक कहलाता है, और जिस संख्या का गुणा कहते हैं वो आधार कहलाती है, और जितनी बार गुणा करते हैं उसको हम घातांक, एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। तो ये थी घातांक की उत्पत्ति की कथा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमने 1 के बाद कितने शून्य लगाए, 6 शून्य आप गिन सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ना लिख के 10 की घात 6 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने एक के आगे 12 शून्य लगा दिए हैं तो उसको हम 10 की घात 12 लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 हमारा आधार होगा, जिस संख्या का गुणा हुआ है वो आधार होगा, और जितनी बार गुणा होगा वो घातांक या पावर या एक्सपोनेंट होगी। यहाँ पे 2 का गुणा कई बार किया था तो आधार था 2, और जितनी बार किया था 16। यहाँ पे 10 को बार बार गुणा किया गया है तो आधार है 10 और घातांक है 12। इसी तरह से कोई भी संख्या हो सकती है और उसको कितनी बार भी गुणा कर सकते हैं। जैसे संख्या 5 है, संख्या 5 को मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, गिन सकते हैं कि 11 बार गुणा किया है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 11। पढ़ते कैसे हैं, 5 की घात 11। इसी तरह कोई भी अज्ञात संख्या हो सकती है जिसको हम चर राशि कहते हैं बीजगणित में। जैसे संख्या a है, बीजगणितीय संख्या a है, अगर इसको हम n बार गुणा करें, मान लीजिए कि n बार गुणा करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे a की घात n। तो बच्चों, ये संक्षिप्त परिचय था घातांक के विषय में। आपने जाना कि घातांक की उत्पत्ति कैसे हुई और घातांक का महत्व क्या है। अपने इस वीडियो में मैंने इसी की चर्चा की है, और आपको भेजे गए अपने ऑडियो में भी मैंने इसी की चर्चा की है। अपने अगले ऑडियो और वीडियो में मैं इससे संबंधित प्रश्न और इसके प्रयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। धन्यवाद।